तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, है ना। सेकंड टॉपिक है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी का, है ना। nth टर्म या जनरल टर्म भी बोल सकते हैं, है ना। जनरल टर्म ऑफ एन एपी, एक एपी का nth टर्म या जनरल टर्म an या tn से दिखाते हैं ना। एनसीईआरटी में an ज्यादातर दे रखा है, an या tn दोनों से दिखाते हैं। तो उसके बारे में जानते हैं, थोड़ा सा प्रूफ देखेंगे, क्योंकि इसका प्रूफ ना जनरलाइजेशन से निकल गया था। जनरलाइज करके हम लोग पता करते हैं। तो कहते हैं लेट एन एपी, एक एपी मान लेते हैं, लेट एन एपी हुज फर्स्ट टर्म, है ना, जिसका पहला टर्म हुज फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंस, है ना, एंड कॉमन डिफरेंस। एक जनरल डाउट जो बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर आपने बोला था डिफरेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी, है ना, हमेशा बड़ा माइनस छोटा, तो ये कॉमन डिफरेंस तो निगेटिव भी आ रहा है। तो ये सिंपल बात है, डिफरेंस वो वाला डिफरेंस ये वाला डिफरेंस दोनों सेम नहीं है ना। यहाँ पे नाम दिया गया है कॉमन डिफरेंस, सबट्रैक्शन ही है, तो यहाँ पे नाम दे दिया गया है कॉमन डिफरेंस। डिफरेंस का एग्जैक्ट मतलब सच में बड़ा माइनस छोटा ही होता है। कॉमन डिफरेंस कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और इवन जीरो, है ना। ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, तो घबराएंगे नहीं, दोनों अलग अलग चीजें हैं, है ना। एंड कॉमन डिफरेंस इज डी। तो उस हिसाब से अगर हम पहला टर्म a1 बोले तो a के बराबर होगा, फर्स्ट टर्म के बराबर ही होगा, उसमें कॉमन डिफरेंस तो ऐड नहीं करेंगे। लेकिन जब हम a2 में बात करेंगे तो a2 बेसिकली क्या होगा, a1 में d जोड़ा गया है, दैट विल बी a प्लस डी। सर फिर a3 क्या होगा, तो सर जो a2 आया है उसमें फिर से d जोड़ना है आपको, तो इसमें हमें d जोड़ना है, तो d प्लस डी यानी 2d हो जाएगा। अरे सर फिर a4 क्या होगा, तो a4 विल बी a3 प्लस डी। अब a3 प्लस डी मतलब इनडायरेक्टली हम ऐसे बोल सकते हैं a प्लस डी, इसमें और जोड़ दिया तो दैट इज 3d। तो एक बहुत जनरल चीज जो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे देखिए ना सर, a प्लस 0d भी लिख सकते हैं इसको आप। ये जब सेकंड टर्म है तो d के आगे 1 लिखा हुआ है, जब थर्ड टर्म है तो d के आगे 2 लिखा हुआ है, जब फोर्थ टर्म है तो d के आगे 3 लिखा हुआ है। लेकिन a तो हर जगह कॉमन है, तो अगर मैं कल को इतना किडनी ना चलाऊं तो बस इतना हम बोल सकते हैं फोर्थ टर्म जस्ट पिछला टर्म में d जोड़ो और a प्लस 4 टाइम्स डी, जितना भी टर्म बोला गया उसमें से एक कम कर दो। तो उस हिसाब से अगर मैं आपसे बोलूं बताइए 50वां टर्म क्या होगा, तो आप बड़े आराम से सर 49वां टर्म में d जोड़ना है, या a प्लस 49d ऐसे बोल सकते हैं आप। कल को अगर मैं इसी फंडे से आपको बताइए भाई 101वां टर्म क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर 100वां टर्म में d जोड़ दो, या फिर इनडायरेक्टली बोलोगे सर a प्लस 100 टाइम्स डी। जो भी टर्म बोला जा रहा है उसमें जस्ट एक कम करके d मल्टीप्लाई करना है, सिंपल। तो उस हिसाब से कल को अगर मान लीजिए मैं आपसे बोलूं सर पीवा टर्म क्या होगा, पीएच टर्म, कोई भी पी नाम दे दे, तो बस सिंपल है, पीवा टर्म जो भी होगा ये 101 उसमें जस्ट एक कम, तो p माइनस 1 टर्म में हमें d जोड़ना है, तो ये एक इनडायरेक्टली a प्लस p माइनस 1 टाइम्स d, जो भी यहाँ लिखा उसमें जस्ट एक कम कर लेने का। अगर कल से बोले कि भाई mवा टर्म कौन सा होगा, mth टर्म, तो a m माइनस 1 में d जोड़ना, या ऐसे बोल सकते हैं a प्लस m माइनस 1 टाइम्स d। तो उस हिसाब से इन सबको अगर हम जनरलाइज कर लें सर, और अब हम कल को बोले भाई nवा टर्म कौन सा होगा, nth टर्म, तो दैट विल ऑलवेज बी an माइनस 1, पिछला वाला टर्म में हमने d जोड़ा होगा, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं nth टर्म इज a प्लस जो लिखा हुआ उससे जस्ट एक कम, तो एक कम n माइनस 1 उसको d से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो किसी भी AP का जो जनरल टर्म होगा वो इस तरह से दिया जाएगा। इसका फायदा करोड़ों का फायदा है। आप देखो इसमें 4 टर्म है, एक तो जनरल टर्म है, अच्छा a को तो हम लोग ऑलरेडी लिख चुके हैं, फर्स्ट टर्म कहते हैं, d को ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो ये जो n है सर, इसको n क्या कहते हैं, इसको n को हम लोग कहते हैं नंबर ऑफ टर्म। कौन सा टर्म आपसे पूछा जा रहा है, और एक बड़ी खास बात जो कि ऑलरेडी मैंने सीक्वेंस में बता रखा है कि नंबर ऑफ टर्म जो भी होगा वो हमेशा नेचुरल नंबर होगा। कभी ऐसा नहीं पूछा जाएगा आपसे कि बताइए 10.5वां टर्म कौन सा है, 3.25वां टर्म कौन सा है, 2.5वां टर्म कौन सा है। जब भी टर्म आएगा आपका हमेशा एक नेचुरल नंबर होगा, इसलिए ये कंडीशन, इस पे एक सवाल करेंगे अभी हम लोग, है ना, इस पे कंडीशन पे एक सवाल होगा। तो अब आप देखिए 1 अननोन, 2 अननोन, 3 अननोन, 4 अननोन, 4 अननोन है, तो 4 तरह के सवाल तो ऐसे जनरल बन गया, कोई सा भी 3 दे देगा, आपसे चौथा पूछ लेगा। अब इस पे सवाल कराना मैं तो अच्छा नहीं समझता, फिर भी देख लेंगे अभी, करीबन 10-11 सवाल करेंगे इस टॉपिक पे हम लोग ना। बहुत छोटे छोटे सवाल होंगे लेकिन बहुत तरह तरह की चीजें सीखेंगे हम लोग यहाँ पे ना। फिर भी एक एग्जाम्पल, कल को मान लीजिए आपसे पूछा एक एपी दे रखा है 3, 7, 11, 15 एंड सो ऑन, और आपसे पूछा गया फाइंड इट्स 10th टर्म, इसका बताइए 10वां टर्म क्या होगा। तो 10वां टर्म से एक बात तो समझ में आ गया कि यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो 10 है, बस सिंपल। और अब आपसे a क्या होगा, तो a जो सबसे आगे लिखा हुआ वो हमारा a हो गया,
और कॉमन डिफरेंस निकालना तो हम लोग देख लेते हैं पहले। तो आप जब एपी बोल रहा हो तो सारी बातें चेक करने की जरूरत नहीं है। आप देख लीजिए बिल्कुल 4 का डिफरेंस में कॉमन डिफरेंस पे एपी है तो 7 - 3 4 हो गया। बस इस वाले फॉर्मूले को चला के ए इज हमारा 3 है ना, 3 प्लस एन माइनस एन यानी 10 दे रखा है तो 10 माइनस 1 टाइम्स 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 10 प्लस 9 इंटू 4 है ना, तो 3 प्लस 36 द रिजल्ट इज 39। यानी इस एपी का जो 10th टर्म होगा दैट विल बी 39। एक छोटा बेसिक जो फॉर्मूले पे बेस्ड सवाल है, तो इस पे आप जो कुछ उतारना उतार लीजिए, इससे रिलेटेड सवाल करता है। उसको वीडियो को पॉज करके मोस्टली सवाल आपके एनसीईआरटी के दिए जाएंगे। ऑलरेडी मैं बता रखा हूँ कि एनसीईआरटी से ही सवाल कराता हूँ। इसका एक फायदा भी है, बहुत सारे सवाल एनसीईआरटी से जब आते हैं। एक बार तो ऐसा हुआ था कि शायद एक दिन बचा हुआ था, तो किसी बैच में उनका पार्ट था, मेरा पार्ट नहीं था, वो मैं एपी रह गया था। तो मैंने पूछा लास्ट दिन कि यार क्या क्या बाकी है, तो सर बच्चों ने कहा कि सर एपी एक रह गया है और प्रोबेबिलिटी रह गया। तो पता नहीं कोई बैच था, शायद 2017 की बात है, हाँ 17 की बात है। तो एक सवाल आया था, तो लास्ट ईयर में आधा घंटे 45 मिनट के अंदर उन लोग को एपी पढ़ाया मैंने लास्ट जस्ट एक दिन पहले कि काम का सवाल करते हैं। और एक सवाल सिर्फ आया 2017 में, और वो भी मैंने क्लासरूम में कराया था। वो एज डी सवाल आया, सम एसएन पे बेस्ड था, कराऊंगा क्लास में वो सवाल है ना, अच्छा सवाल है। तो एक ही सवाल आया था वो, तो क्लासरूम के सवाल करा, जब मैं बाहर सवाल लाने की जरूरत ही नहीं है। ये अच्छा सवाल आपके उसमें लास्ट में जो एक ऑप्शनल एक्सरसाइज उसमें दे रखा है, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके 10 सवाल है 10 मिनट में करने की कोशिश करें। मैं वो वाला सवाल स्किप किया हूँ, एक तो सवाल करा दिया, एक सवाल दे दिया, 4 तरह के सवाल जो बन सकते हैं ना, और बाकी तो उसका एप्लीकेशन में दिख ही जाएगा उन चारों तरह का यूज, ठीक है। तो एप्लीकेशन पार्ट में ज्यादातर सवाल है, वीडियो को पॉज करके 10 मिनट में इनको बनाने की कोशिश करें। और कुछ भी अगर ना समझ में बहुत छोटा लिखा तो वीडियो को जूम करके आप देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए आते हैं आंसर्स पे, पहले सब पार्ट का आंसर देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर आया होगा वो है आपका बीच टर्म ऑफ एपी -35 आया है शायद आंसर इसका ना, 35। दूसरे वाले सवाल का जो आंसर आया है वो 3 4 5 6 7 8 ना, तो थर्ड एपी पता करना था जिसका 7th टर्म है ना, तो ये 3 4 5 6 एंड सो एंड फर्स्ट टर्म 3 आया होगा, कॉमन डिफरेंस 1 आया होगा। और चेक वेदर दिस द टर्म और नॉट, ये इसका टर्म है या नहीं है, तो मेरे ख्याल से आंसर नो है इसका ना, नहीं निकल के आता है ये ना, नो। तो ये नो आएगा ना, यस और नो में किस तरह के सवाल बनाए जा सकते हैं। टोटल कितने टर्म है, 3 डिजिट के नंबर जो 7 से कट जाएंगे, तो इसका आंसर 128 है, 128। और द 20th टर्म फ्रॉम एंड, इसका आंसर 158 है। एनसीईआरटी में इस तरह का सवाल दे रखा है, ठीक है। इनफैक्ट मुझे याद आ रहा है ये सेम सवाल एनसीईआरटी में ही है, ठीक है। यहाँ आंसर 18 है और यहाँ 8 है, यहाँ आंसर -2 है, 0 है, 2 है, 4 है ना, दिख रहा है बड़ा आराम से 2 के डिफरेंस में। यहाँ जो आंसर है वो 13। ये एमयू में आया हुआ सवाल है, ईयर याद नहीं आ रहा मेरे को, एक बार देख लेना आप कौन सी ईयर में आया और दूसरे में आराम से, ठीक है। और ये एनसीईआरटी में इस तरह का सवाल दे रखा है, ठीक है। विच टर्म ऑफ एन एपी दिस है ना, फर्स्ट नेगेटिव टर्म 32 है, इसका आंसर 65 है। और ये अभी हम कैलकुलेट करेंगे, हम बहुत अच्छा ट्रिक सीखेंगे, एन का ट्रिक है ना। तो आते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है आपको कि अगर कोई एपी है जिसका एपी पता आपको, और उसका ये पता करना है कि -81 इसका कौन सा टर्म है, यानी इनडायरेक्टली आपको एन दे रखा है -81 और आपका फर्स्ट टर्म 21 पता है। कॉमन डिफरेंस निकालना बहुत आसान है, 18 - 21 कॉमन डिफरेंस इज -3। तो बस हमें ये पता करना है कि -81 इस एपी का कौन सा टर्म है, तो एन की जगह पटक दिया। फर्स्ट टर्म फॉर्मूला कहता है a + n - 1 × d, n पता करना है, तो a की वैल्यू 21, n - 1 कॉमन डिफरेंस -3, दिस इज -81, इधर चला गया -81 - 21, n - 1 टाइम्स -3, तो ये हो गया 102 नेगेटिव का ना, और नेगेटिव बाहर ले लिया, -1 टाइम्स 3, माइनस कैंसिल, n 3 से काट दिया तो 3 और 4 34, तो n - 1, तो n की वैल्यू आ गई 35, तो करेक्ट आंसर इज 35 है ना। तो इस पे बेस मैं ऑलरेडी बता रखा हूँ, 4 तरह के सवाल बन सकते हैं 4 पे। ये क्वेश्चन नंबर 1 का हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है डिटरमाइन द एपी उस थर्ड टर्म, यानी थर्ड टर्म आपको दे रखा है, यानी a + 2d है ना। थर्ड टर्म यूजुअली हम बेबी मानते हैं तो a + d a + 2d ना, तो जनरल a + 2d की वैल्यू 5 दे रखी है। और 7th टर्म यानी a7 यानी a7 यानी a7 है, यानी 7 में से एक कम 6,
a प्लस 6d की वैल्यू 9 दे रखी है। तो आपसे AP पूछा गया है कि कोई भी AP फॉर्म करना तो उसका A पता होना चाहिए, उसका D पता होना चाहिए, और दो इक्वेशन दो अननोन, A और D के साथ दो इक्वेशन दो अननोन, लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, है ना, हम लोग बहुत अच्छे से सिखा चुका हूँ। कितने तरह सॉल्व कर सकते हैं? 4 नहीं बोलेंगे, 5। मैंने हर चीज का 5 है ना, ये 5 9 8 है ना, तो 5 तरीके याद होगा, रिवाइज करते हैं ना। पहला उठा पटक में तक सब्स्टिट्यूशन, दूसरा वाज जोड़ घटाव है ना, एलिमिनेशन, तीसरा वाज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, चौथा वाज ग्राफिकल, पांचवा वाज कंपैरिजन। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट कौन सा होगा? जब भी है ना दो टर्म सेम दिख जाए तो एलिमिनेशन विल बी द बेस्ट आंसर। तो इसको एलिमिनेट कर दिया, साइन चेंज हो गया, तो यहाँ से -4d इक्वल्स टू -4, तो d की वैल्यू 1 आई, और d 1 यहाँ पे पटक दिया तो a की वैल्यू निकल के आ गई 3, है ना, 8, d 4, d की वैल्यू 1 आई ना, सही है, -4 और यहाँ पे -4d, तो -4d इक्वल्स टू 1, d 1 पटका, तो 1 पटकने पे 2 2 इधर जाएगा तो a इक्वल्स टू 3। बिल क्लियर फॉर, तो हमारा जो AP हो गया, देयरफॉर आवर AP विल बी फर्स्ट टर्म 3 हुआ, उसमें d 1 1 जोड़ते गए, 3 4 5 6 एंड सो ऑन। कल को अगर ये ऑप्शन 4 ऑप्शन के साथ ये सवाल हो तो फिर तो आप सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है यार, आप ऑप्शन को देख के बता दोगे कौन सा आंसर सही है, ठीक है। इसलिए मैंने इन सब सवालों में भी ऑप्शन नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, कह रहा है कि 301 इस AP का टर्म है या नहीं है। तो बस क्लियर मान लेंगे कि ये 301 इस AP का टर्म है। अगर टर्म होगा तो n की वैल्यू नेचुरल आएगी, है ना, तब 301 को हम इस AP का टर्म मानते हैं, यानी an की जगह पे 301 पटक दिया, और a हमें पता है, तो 301 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू 5 प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस 11 माइनस 5 6, 5 को इधर भेजा तो 296, है ना, n माइनस 1 इंटू 6, अब 6 से डिवाइड कर दिया, 296 डिवाइड बाई 6, n माइनस 1 टाइम, 6 से काटा तो 6 4 बार में फिर 56 54 मतलब 49 पॉइंट 49 20 यानी 3, है ना, 49.3 n माइनस 1, देयरफॉर n की वैल्यू आ गई 50.3 जो कि डिसिमल में, तो n डजंट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो इसको हम यानी 301 इस AP का जनरल टर्म नहीं है। अब इस सवाल को करने के लिए बहुत लेंदी लगता है, बस इतना समझो, एक ट्रिक दे रहा हूँ। ट्रिक ही क्या है, इसके लिए स्टेप है, तो इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। बस ये देखना, जो भी नंबर दे रखा है उसको a से हम घटाएंगे और डिवाइड कर देंगे कॉमन डिफरेंस से। अगर ये नेचुरल नंबर आ गया ना, इफ दिस बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो होगा, आपको 1 घटा भी दोगे किसी नेचुरल नंबर से तो वो नेचुरली नंबर रहेगा, है ना, जोड़ भी दोगे जुटेगा ना, इसलिए -1 इधर जाएगा तो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी फिर सिंपल इस सवाल को करने का एक सिंपल स्टेप याद करो, वेदर दिस इज टर्म और नॉट, जो भी टर्म दे रखा है उसमें से फर्स्ट टर्म को घटाएंगे, डिवाइड कर देंगे कॉमन डिफरेंस से, चेक करेंगे वो नेचुरल नंबर है नहीं, अगर नेचुरल नंबर है तो वो उस AP का टर्म होगा, अदरवाइज AP का टर्म नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कितने ऐसे नंबर हैं जो कि 7 से कट जाए। कटने वाले तो बहुत सारे, लेकिन 3 डिजिट के होने चाहिए। तो आपको पता है 3 डिजिट का नंबर शुरुआत होता है 100 से, 100 101 102, इस तरह से आगे जाते जाते वो 999 तक जाता है। तो अब एक छोटा सवाल, वैसे यूजुअली ये आपको पता होना चाहिए AP के अंदर, अगर मैं पूछूं टोटल कितने नंबर लिखे हुए हैं, टोटल कितने नंबर लिखे हैं, तो गलती से लोग ऐसे ही करते हैं, वैसे 999 सबट्रैक्टेड विद 100, तो माइनस कर दिया 9 9 8 899 नंबर लिखे हैं, वाला बिल्कुल गलत है। टोटल 3 डिजिट के जो नंबर हैं उसमें एक और ऐड कर देते हैं, दैट इज 900। तो जब आप AP का फॉर्मूला देखे होंगे उसको अप्लाई करके देखें, 100 को भी काउंट करना है ना, तो 100 को भी जब काउंट करना है तो एक और ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, इस बात को आप यूज़ किए होंगे जब हम लोग पीछे के टर्म से कैलकुलेट करते हैं ना, उसमें भी ये कॉन्सेप्ट को यूज होता है। तो अब बात कर रहे हैं कि 7 से कटने वाला, क्या ये 7 से कट रहा है, नहीं कट रहा, ये कट रहा नहीं कट रहा, ये कट रहा नहीं कट रहा, 103 गए 104 गए, पता चलता है 105 में जाके 7 से कट रहा होता है। तो ऐसे बच्चों से चेक ना करें आप, डायरेक्ट 7 को 100 से काट के देगा, है ना, 7 1, फिर रिमाइंडर बेसिकली 3 30 रिमाइंडर का मतलब हुआ 30 यानी ये 28 बार में जा रहा है, 28 यानी 14, 28 है यानी 2 इसके पास एक्स्ट्रा है, 5 अगर और आ जाए तो काम चल जाए, यानी 100 में हम 5 जोड़ देंगे तो ये नंबर पूरी तरह कट जाएगा ना। तो 105 विल बी द फर्स्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 7। तो अगला नंबर क्या आएगा सर, 7 से कटने वाला 7 जोड़ दिया मैंने 112, फिर अगला नंबर 119, इस तरह से हम चलते चलते फिर जाएंगे 999 को हम 7 से काट के देखेंगे वेदर ये 7 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो 7 से काटा, 7 से 1 29 यानी 4, है ना, 29, फिर 19 यानी
19 एंड 7 दूनी 14, 14 यानी 14 दो बार में ये मायने में रखे फिलहाल कितना रिमाइंडर आ रहा है वो आपको फायदा देगा ना। 7 एक बार में था, फिर 29 यानी 28, एक 19 14 यानी 5 पीछे चले जाए ना, 5 एक्स्ट्रा है ना, 5 एक्स्ट्रा है यानी 5 पीछे चले जाए तो 994, देखते हैं क्या ये 7 से कट रहा है, 9 1 29 1 14, बिल्कुल 994 पे जाके ये खत्म होगा, है ना। तो लास्ट 3 डिजिट नंबर जो कि 7 से कट रहा है, शुरुआत कहाँ से हो रहा है 104 11 12 11 19 है ना, 119 से लेकर 994। अब हमें ये पता करना है टोटल कितने नंबर यहाँ पे लिखे हुए हैं, सही है। तो पहला तो कॉन्सेप्ट ये है कि हमें ये पता करें कि इस 3 डिजिट का नंबर जो कौन कौन सा है जो 7 से कट रहा है। इस तरह का सवाल आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, एमयू में भी आ चुका है, तो ध्यान रखेंगे आप। अब ये 7 से कटने वाला जो है ये सारे नंबर हो गए, तो बस ये पता करना टोटल कितने नंबर लिखे हुए हैं। तो बस ए की वैल्यू हो गई ये, डी हो गया आपका 7 और ये एन हो गया आपका 994, है ना। फिर एन के फॉर्मूले में चला के एन कैलकुलेट कर लेना, तो मेरे ख्याल से 128 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत अच्छा है, अच्छा सवाल है ये, बहुत मतलब ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट कॉम्पिटिशन में पूछ लिया जाता है, तो इसको ख्याल रखेंगे आप इस सवाल का। अच्छा बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। एक और चीज है ना यहाँ पे बताने की, एक 2 वर्ड होता है, एक फ्रॉम होता है, एक होता है बिटवीन। ये भी बहुत चालाकी वाला वर्ड है ना, फ्रॉम, इतने से इतने के बीच में, है ना। नहीं, फ्रॉम मतलब अगर मैं आपसे बोलूं फ्रॉम 10 to 20, टोटल कितने नंबर लिखे हुए हैं, फ्रॉम 10 to 20 यानी 10 को भी लेना है 20 को भी लेना है, तो टोटल नंबर हो जाएंगे 20 - 10 प्लस का 1, तो ये 10 + 1 टोटल 11 नंबर लिखे 10 से की 20 में। लेकिन अगर कल को बोला जाए देयर आर हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 10 to 20, बिटवीन याद रखेंगे आप, जब बिटवीन बोलेगा तो 20 - 10 और एक और माइनस का 1 करना, बीच वाले, ना तो 10 को लेना ना तो 20 को लेना है, तो 20 - 10 10 नंबर हुआ, 10 में से एक और गया तो 9, और सच में देखो टोटल 9 नंबर लिखे होंगे, 11 12 13 14 15 16 17 18 19, टोटल 9 नंबर है। तो याद रखेंगे जब भी बिटवीन बोलता है तो ये काम करने का है, एक और -1, और जब भी फ्रॉम बोलेगा तो एक +1 भी है ना। तो फ्रॉम और बिटवीन अंग्रेजी के 2 बड़े अच्छे शब्द हैं जो यहाँ एपी में बहुत अच्छे से यूज होते हैं, जिसका ख्याल रखेंगे आप, है ना। जैसे अगर कल को चाहूँ तो मैं यहाँ पे कंफ्यूज कर सकता हूँ, देयर आर हाउ मेनी नंबर्स कंपोजिट नंबर फ्रॉम 1 to 100 या बिटवीन 1 to 100, है ना। फ्रॉम 1 to 100 और बिटवीन 1 to 100 दोनों में आंसर चेंज हो जाएगा, है ना। ख्याल रखेंगे, जरा आप कोशिश करेंगे क्या लिखा हो, क्या होगा इसका आंसर ना, फ्रॉम एंड बिटवीन। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, कह रहा है कि भाई इसका 20th टर्म फ्रॉम एंड, पीछे से बताइए इसका 20th टर्म क्या होगा। तो एनसीईआरटी में बहुत तरह तरह का रखा है कि भाई इस एपी को उलट दो और ये पता कर लो ये इधर से 20वां टर्म कौन सा है, या इसका एक और तरीका एनसीईआरटी में दे रखा है, वो बड़ा अजीब, 2 तरीके दे रखा है अल्टरनेटिव, कि सर ये पता कर लो टोटल कितने टर्म दे रखे हैं, और वो जो पीछे से 20वां पता करना हो रहा है ये पता कर लो वो आगे से कितने नंबर पे आएगा। वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तरीका है, तो इसलिए मैं मेथड 2 ही बताता हूँ, इसका ज्यादा अच्छा है कि इस एपी को उलट दो सर, 253 और यहाँ लिखा हुआ है सर 13 8 और 3। कॉमन डिफरेंस जो पहले 5 का चल रहा था, है ना, 5 का चल रहा था कॉमन डिफरेंस, देखिए 5 जब ऐड हो रहा है तो यहाँ पे 5 घटाना पड़ेगा आपको तभी ये टर्म मिलेगा, और 5 घटाया तो 243, इस तरह से एपी चल रहा है। तो बस इनडायरेक्टली जो एपी दे रखा है उसको रिवर्स कर दो तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से 20वां टर्म कौन सा है। तो बस जो पुराना एपी है उसको ये एपी सही मान लो, तो इस एपी का फर्स्ट टर्म ये हो जाएगा 253, कॉमन डिफरेंस जो पहले था लेकिन उसका अब नेगेटिव हो जाएगा। तो अब आपसे 20वां टर्म पूछा तो एन की वैल्यू 20 रख दो, देयरफॉर जो टर्म निकल के आ जाएगा एन के फॉर्मूले से 253 प्लस एन माइनस एन की जगह 20 है ना, तो 20 - 1 टाइम्स -5, तो मेरे ख्याल से 253 19 है ना, माइनस टाइम्स 19 कर दिया 95 आएगा, है ना। तो 13 में से 5 यानी 8 यानी 158 बिल्कुल सही है आंसर, 4 1 5 सही, तो 158 इसका आंसर हो जाएगा। इस सवाल को करने का एक जनरल और बहुत आसान तरीका भी है कि कहते हैं कि सर अगर आपको कोई एपी को कोई भी टर्म पता करना हो चुटकियों में कर सकते हैं, अगर आप कल को ये फॉर्मूला पता हो, एल लास्ट टर्म एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, कहता है कोई टेढ़ा मेढ़ा मत करो, कोई उल्टा उल्टा मत करो, जो एपी दे रखा है उसको एज इट इज बस नहीं रहने दो। ये जो एन लिखते हैं ना, एनथ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, एल एनथ टर्म फ्रॉम एंड, है ना, ये समझ सकते हो आप।
एन इज द लास्ट टर्म, सबसे आखिरी टर्म, ये आपको पता है 253 माइनस एन, आपको पता करना 20वां टर्म फ्रॉम द एंड, तो एन हमारा वो 20वां टर्म फ्रॉम द एंड ही होगा। और ये जो डी है, डी कॉमन डिफरेंस जो भी आगे से ही निकल के आ रहा था 5, तो ये 253 है ना, माइनस 19 इंटू 5 है ना, दैट इज 95। देखिए 253 माइनस 95 158, एकदम सही। ये आपकी एनसीईआरटी में फॉर्मूला नहीं दे रखा है, बोर्ड्स में तो गलती से मैं मना करता हूँ बच्चों के फॉर्मूला लगाने के लिए। आप कंपटीशन बिल्कुल आराम से लगा सकते हैं। कल को कोई भी टर्म आपसे पूछे, मान लो कल को पूछ ले 15वां टर्म फ्रॉम द एंड है ना, या 20वां टर्म फ्रॉम द एंड, 50वां टर्म फ्रॉम द एंड, आप इस फॉर्मूले से बड़े आराम से निकाल सकते हैं। एल इज द लास्ट टर्म, एन जो भी पुट करना, जो भी टर्म पूछ रहा पीछे से पटकने का है ना, ठीक है। इसलिए यहाँ पे कभी कभी इसको मैं एम लिख देता हूँ, कंफ्यूज ना हो, क्योंकि वो एन और इस एन में फर्क है। एन टर्म इज फ्रॉम द बिगिनिंग, एन इज द एन टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 तो एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन का ही पार्ट है। बेसिकली आपको ये पता करना है बॉक्सेस को फिल करना है ना, कि इनमें से कौन कौन से टर्म क्या है। तो क्लियर, आप इसको ए मानेंगे, ये आपका a प्लस डी हो जाएगा, ये a प्लस 2d हो जाएगा, ये a प्लस 3d हो जाएगा। तो आपको a प्लस 3d पता है, a प्लस d पता, दो इक्वेशन दोनों, इसको सॉल्व कर लीजिए। मान लीजिए कल को आपने ये सॉल्व कर भी लिया, ठीक है, तो एक चीज मैं कहूंगा कि आपको a प्लस, आपको पता a b और c अगर 3 नंबर है या 4 नंबर के लिए आप यूज कर लें, अगर ये AP में इन दोनों का सम इन दोनों के सम के बराबर होगा, सही है। तो अगर आपने एक कैलकुलेट कर लिया तो, या फिर a अगर आपको पता है तो इन दोनों का सम इन दोनों के सम के बराबर आ रहा है। देख लीजिए आप, 18 प्लस 3 इज 21, 13 प्लस 8 इज 21, एकदम सेम है। इसी फंडे से यहाँ भी मैं कह रहा हूँ, अगर मान लीजिए कल को आपको ये पता चल जाए कि ये 0 है, इन दोनों का एवरेज, ये 3 नंबर भी AP में होंगे, नहीं AP का पार्ट कोई भी टुकड़े अगर हम उठा लें वो भी AP में होगा लगातार, है ना। तो ये AP है, तो इन दोनों का एवरेज ये देख लीजिए आप, इन दोनों का एवरेज ये, इन दोनों का एवरेज ये। तो इस तरह की प्रॉपर्टी से भी हम इस तरह के सवाल कर सकते हैं। वैसे बेसिक तरीका तो यही है, ठीक है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 AP, जिससे आसान सवाल कोई हो ही नहीं सकता। कह रहा है उस AP का nth टर्म इस AP का nth टर्म दोनों को बराबर करो तो बताओ n की वैल्यू क्या आएगी। तो कर दो ना यार, दोनों के AP का nth टर्म को बराबर कर दो। 63 प्लस n माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस है यहाँ पे 2 का, और यहाँ पे थर्ड 3 है पहला टर्म, n माइनस 1, और कॉमन डिफरेंस है 7 का। कैलकुलेट कर लो, 63 इधर गया तो 60 हो गया, दिस इज 2n माइनस 2 और दिस इज 7n माइनस 7। सारे n को एक तरफ ले आते हैं, ये 60 में से 2 गया, इनफैक्ट इसको 5 लिख लेते हैं ना, 5 तो 65 हो गया, और 2n 7n में से 2n गया तो 5n, 65 अपॉन 5, द n की वैल्यू इज 13, एकदम सही आंसर है, n इज 13। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। फर्स्ट नेगेटिव टर्म, ये आपके एनसीईआरटी के ऑप्शन एक्सरसाइज से उठाया हुआ सवाल है ना, बहुत अच्छा है। पता करना कि ये इस AP का पहला नेगेटिव टर्म क्या आएगा। देखिए यार गौर फरमाइएगा इस AP को, ये AP डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो एक वक्त ऐसा होगा वो 0 को क्रॉस करेगा, तो 0 को जैसे ही क्रॉस करेगा तो वो उसको पहला टर्म मिलेगा जो कि निगेटिव होगा। तो इस तरह का सवाल करने का फंडा क्या होगा सर, तो हम करेंगे क्या, इस तरह के सवाल में 0 को इस AP का टर्म मान लेंगे, जैसे यहाँ पे एज्यूम करके चलते थे ना, तो यहाँ पे हम AP का टर्म मान लेंगे। जैसे मान लीजिए कॉन्सेप्ट सीख जाते हैं, उसके बाद सवाल करते हैं। 0 को इस AP का टर्म माना और n कैलकुलेट किया कि 0 इसका कौन सा टर्म आ रहा है। मान लीजिए 0 इसका टर्म होगा, मान लीजिए आ गया, मान लीजिए 32th टर्म 0 है इसका, तो पहला नेगेटिव टर्म कौन सा होगा, जस्ट अगला वाला 33वां टर्म इसका सबसे पहला नेगेटिव टर्म होगा। लेकिन कल को मान लीजिए 0 की वैल्यू 31.25 आई, यानी 0 उसका टर्म नहीं है, 0.25 आना मतलब टर्म नहीं है, तो 31.25 है, यहाँ पे 31 है तो जो कि टर्म है, और 31.25 0 है, तो 31 के बाद अगला टर्म जो फर्स्ट नेगेटिव हो जाएगा उस केस में 32 हो जाएगा। मतलब अगर n की वैल्यू नेचुरल नंबर आई तो जस्ट उसमें से एक जोड़ देने का है, और अगर n की वैल्यू डिसिमल में आई तो जस्ट अगला वाला जो इंटीजर होगा नेचुरल नंबर होगा वो उसका आंसर होगा। मतलब यहाँ से हम 0 को कैलकुलेट किया, 0 को मानते हुए इसका एक टर्म, तो a की वैल्यू 121 प्लस n की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी इंटू कॉमन डिफरेंस माइनस का 4, तो ये आ गया माइनस का 121, ठीक है, माइनस 4 टाइम्स n माइनस 1, ये गया भाई साहब ससुराल, तो ये आया 121 अपॉन 4 n माइनस 1, तो ये 140 30.25, तो n माइनस 1 इधर गया, तो n की वैल्यू आ गई 31.25। इससे आने से क्या मतलब हुआ, ये नेचुरल नंबर नहीं है, क्या मतलब 0 इसका टर्म नहीं है। अब जब 0 इसका टर्म नहीं है तो 0 यहाँ पे है, इससे पहले जो 31st टर्म है वो नहीं पता क्या है, लेकिन 31st टर्म मेरे को पता है, तो अगला जो टर्म होगा वो 32th टर्म जो होगा वो नेगेटिव में जाएगा, तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म विल बी 32 है ना, 32nd, इसलिए आंसर 32।
तो कॉन्सेप्ट में लिखने का फंडा क्या है, ऐसे सवाल को करने के लिए हम लोग जीरो को फर्स्ट नेगेटिव टर्म मान लेते हैं, लेट नहीं जीरो को हम लोग मान लेते हैं इसका एक टर्म है, वहां से n कैलकुलेट करते हैं, और इफ n है ना, इफ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, अगर ये कैलकुलेटेड वैल्यू एग्जैक्ट नेचुरल नंबर आया तो n+1 हमारा आंसर हो जाता फर्स्ट नेगेटिव का। और अगर ये कैलकुलेटेड n नेचुरल नंबर नहीं आता तो जो भी उसका नियरेस्ट ग्रेटेस्ट इंटीजर ना बोल के नेचुरल नंबर बोलते हैं, विल बी आवर आंसर, विल बी फर्स्ट नेगेटिव टर्म। जैसे 30, जैसे यहाँ पे आ रहा 31.25 से जस्ट बड़ा इंटीजर या नेचुरल नंबर, एक ही बात है, नेचुरल नंबर कौन सा है तो 32, तो इस केस में आंसर 32 हो जाता। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा सवाल है क्वेश्चन नंबर 8 रिवीजन के लिए और सबके बोर्ड्स के लिए भी बहुत अच्छा मानता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 8। तो इसमें से उतार लीजिए क्वेश्चन नंबर 8, बहुत अच्छा चीज है कॉन्सेप्ट लिखने के लिए। ये वाली चीज है ना, हम लोग जीरो को एक टर्म मान लेते हैं, उसके बाद ये दो फंडा चला के अपना आराम से आंसर बोल देते हैं। इसका भी आसान तरीका है, इतना नहीं करने से पहले आप टाइम अपना बचाना नहीं करो, जो भी ए लिखा है उसका निगेटिव में ले जाओ और डिवाइड कर दो डी के साथ और उसमें एक जोड़ दो, है ना, या फिर ऐसा करो -a+d/d, ये वैल्यू कैलकुलेट करो, है ना, सिंपल। तो ये जो फॉर्मूला चला और इतना टाइम लगा रहे हो, सिंपल ये काम करना है। ए जो भी होगा हमेशा निगेटिव में जाएगा, डी से डिवाइड होगा और एक ऐड हो जाएगा, तो ये वाला वैल्यू कैलकुलेट करो। इसमें जो भी, अगर ये इंटीजर आया है तो इससे जस्ट बड़ा वाला आंसर, या अगर ये डिसिमल में आया तो इससे जस्ट बड़ा वाला जो इंटीजर होगा वो हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से आप कितना चीज याद रखोगे, सब चीजें यार, बेसिकली बेसिक मेथड याद रखना आपके लिए फायदेमंद है। ठीक है, तो उतार लीजिए आप, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बड़ा मजेदार है, आप एनसीईआरटी के हिसाब से और बोर्ड्स के हिसाब से करेंगे तो आपसे क्या बोला, 3 स्टेप में बनेगा ये सवाल। 54th टर्म में 132 ऐड करेंगे तो जो नंबर मिलेगा उस एपी का कौन सा टर्म होगा। तो इस एपी में हम पहले इसका 54th टर्म निकालेंगे, A54, तो 3 + 54 - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस 12 का, तो दिस इज 353 इंटू 12, 12 इंटू 3 इज 6, 12 इंटू 5 इज 60, 60 + 3 is 63, तो 3 ऐड करना है, तो दिस इज 639। अब इसमें 132 जोड़ने का है, तो दिस इज 177, तो 771। अब ये पता करना है कि 771 इस एपी का कौन सा टर्म है, तो 3 + n - 1 और कॉमन डिफरेंस अभी भी 12, उसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आंसर आपका n की वैल्यू 65 आ जाएगी। तो 3 स्टेप में आपसे ये सवाल बनेगा। पहले आप पता करेंगे 54 टर्म कौन सा है, उसमें 132 जोड़ेंगे, उसके बाद उसको एपी का टर्म मानते हुए उसका वहां से n कैलकुलेट कर लेंगे। इतना आप करना, हम तो चुटकियों में करेंगे। कैसे सर? ऐसे चुटकियों में, देखते कैसे। आपसे अगर इस एपी का 54th टर्म पूछा है, सर आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं? 54 टर्म पूछ रहा है, नहीं आपसे पूछ रहा है 54th टर्म में 132 जोड़ेंगे तो कौन सा टर्म मिलेगा। तो ये बताइए आप, जो भी एपी बनेगा, जो भी टर्म मिलेगा वो 54 से तो बड़ा ही होगा ना। हाँ सर बिल्कुल बड़ा होगा। ये बिल्कुल आंसर नहीं है, ये बिल्कुल आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं, क्योंकि 132 जोड़ते हैं तो 55, 54, 55 तो जाते ही नहीं, तो आंसर इसका 65 हो गया। सर्कल को मान लीजिए सारे आंसर ऐसे बना दिए जाते, तो अब क्या करते हैं, तो बोलो लो नवाब सर का दूसरा तरीका, और ये हमेशा काम आएगा। अच्छा, इस एपी का कॉमन डिफरेंस कितने का है? 12 का। 132 को हमने 12 से डिवाइड किया ताकि हम ये पता कर सके कितने टर्म इसमें जोड़े गए हैं। तो 12 1 और 12 1 11, यानी टोटल 11 टर्म इसमें जोड़े गए होंगे, है ना, क्योंकि 54 टर्म में 11 टर्म जोड़ेंगे तब जाके एक टर्म मिलेगा जो कि इस एपी का ही होगा। अगर हम कॉमन डिफरेंस का मल्टीपल ऐड नहीं करेंगे तो टर्म मिलेगा ही नहीं। तो टोटल कितने टर्म जोड़े गए? 11 टर्म जोड़े गए। कितने में जोड़े गए? 54 में। 54 में 11 जोड़ दिया, कितना सम आया? 65। तो आंसर इज 65। बड़े आराम से बना सकते हैं, समझे? तो कोई सा भी दो, ठीक है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। 54 टर्म, कोई सा भी टर्म बोले, करना क्या, कॉमन डिफरेंस इस नंबर को डिवाइड किया ताकि यही पता चल जाए कितने टर्म इसमें ऐड। कल को मोर देन, कल को लेस देन कर दे तो सबट्रैक्ट कर देना, अपने आप आंसर आ जाएगा। आज सवाल है क्वेश्चन नंबर 10, उसको देख लेते हैं। यूजुअली इस तरह के सवाल को बच्चे जो करते हैं, सर इसका जनरल टर्म दे रखा, तो जनरल टर्म हम सीक्वेंस में देखा था, इसका पहला टर्म निकालना है a, n की जगह 1 पुट कर दो, तो पहला टर्म निकालने के लिए n की जगह पुट n = 1, n 1 पुट किया तो 3 + 4, द फर्स्ट टर्म इज 7। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए यहाँ पे बच्चे अक्सर 2-3 स्टेप अपनाते हैं। फर्स्ट टर्म निकाला n = 1, सेकंड n = 2 पटक के सेकंड टर्म निकाला, है ना, ये a1 हो गया a के बराबर,
A2 हो जाएगा सब 2 पट का, तो 6 + 4 द रिजल्ट इज 10। और कॉमन डिफरेंस के लिए A2 - A1 10 - 7 द रिजल्ट इज 3। अब जब A पता है, D पता है, तो देयरफॉर आपका AP जो निकल के आ जाएगा वो 7 पहला टर्म, दूसरा 3 जोड़ दिया 10, फिर 13 हो जाएगा, फिर 16 हो जाएगा एंड सो ऑन। ये सेम काम यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी ऐसे करना है। यहाँ पे मुझे कुछ चीज सिखानी है आपको ना, खास बात। अगर कल को सिर्फ ये पूछा जाता फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो आप तो कम से कम 3 स्टेप तो करते हैं। फर्स्ट टर्म निकालते हैं, सेकंड टर्म निकालते हैं, उसके बाद दोनों का डिफरेंस लेते हैं। 3 स्टेप में सवाल नहीं कह रहा, चुटकियों में बनेगा सवाल। कहते हैं जो n के आगे लिखा होता है वो ये कॉमन डिफरेंस होता है। तो आपने अगर कैलकुलेट किया तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पे 3 आ रहा होगा, यहाँ पे -1 आ रहा होगा, यहाँ पे 4 आ रहा होगा, और यहाँ पे n कुछ नहीं लिखा तो 0 टाइम्स n, तो यहाँ पे 0 आ रहा होगा। अब कैलकुलेट करके देख लीजिए क्या आपका ये आ रहा है नहीं आ रहा है। तो यही रहा ट्रिक वाली बात। कहते हैं एपी का जो भी an का टर्म होता है ना, वो हमेशा है ना इस टाइप का होता है, या तो एक लीनियर इक्वेशन होगा या तो एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा, सिर्फ क्यू टाइप, दिस और दिस। तो आप चाहो तो चलो पहले समझ ले, तो उसके बाद लिखवा दूंगा। एपी का जनरल टर्म जो भी होगा वो हमेशा या तो लीनियर पॉलिनोमियल या तो एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और जो लीनियर पॉलिनोमियल के आगे लिखा, अच्छा तो फर्स्ट टर्म क्या होगा, n को 1 पुट किया तो p + q, इन दोनों को जोड़ दो, हमेशा फर्स्ट टर्म मिल जाएगा। तो आप ये n 1 पुट करो, दिमाग को एक ऑपरेशन दो बढ़िया, इन दोनों को जोड़ दो, फर्स्ट टर्म आ गया 7, इन दोनों को जोड़ दो, -1 + 4, फर्स्ट टर्म 4 आ रहा होगा। यहाँ पे 4 + 0 लिखा हुआ है, तो 0 + 4 फर्स्ट टर्म 4 आ रहा होगा, सही है। अच्छा, कॉमन डिफरेंस जो होगा n के आगे जो लिखा होता है वो हमारा कॉमन डिफरेंस यानी p, हमेशा क्लियर। और इस AP में फर्स्ट टर्म भी q रहेगा और कॉमन डिफरेंस कुछ नहीं लिखा है तो 0। तो कल को कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा तो कॉमन डिफरेंस 0, कल को अगर लीनियर पॉलिनोमियल होगा तो कॉमन डिफरेंस p, n के आगे लिखा हुआ चीज विल बी द कॉमन डिफरेंस। तो इस बात को आप चाहो तो इसको ऐसे उतार सकते हो, बोल देता हूं एक बार। द जनरल टर्म ऑफ एन AP इज आइदर a linear polynomial of n or a constant polynomial where, बाकी तो बातें बस इस तरह से आप ये और ये उतार लो, दैट इज करके, है ना। और ट्रिक भी बड़े आराम से, इसी को हम लोग एन ट्रिक कहते हैं। बहुत तरह तरह के सवाल को सॉल्व करते हैं, दिस आल्सो चैप्टर ट्रिक। मैं तो आपको एग्जांपल में अप्लाई करके नहीं दिखाया, बहुत जगह आपको दिख जाएगा। इस बेसिक सी बात को खाली पता हो कि भाई एन कॉमन डिफरेंस निकालना, तो एन के आगे जो लिखा होगा हमारा कॉमन डिफरेंस होगा। इस तरह से बड़े आराम से आप इसमें जो जो चीजें उतारनी है उतार लीजिए। एक चॉकलेट सवाल कर लेते हैं, चॉकलेट सवाल कर लेते हैं, छोटा सा ऐसे ही देखते हैं। ये भी एक डिफरेंट लेवल का सवाल है। क्या ये सही लिखा हुआ है ना, जो भी लिखा हुआ है ये चीज क्या ये सही है? तो जनरली लोग बोलते हैं सर गलत है, लेकिन अगर इसको उलट दिया जाए तो ये लिखा हुआ 81 = 9 × 9, है ना, जो कि एकदम बिल्कुल सही है। एक छोटा सा ऐसे ही चॉकलेट सवाल था, बस नजरिए पे डिपेंड करता है कि आप इस चीज को कैसे देख रहे हो, तो बिल्कुल ये बात सही लिखी हुई है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आज हम लोगों ने देखा कि एक AP को पता कैसे करते हैं, वो AP है या नहीं है, और AP अगर पता चल गया तो उसका जनरल टर्म कैसे निकालते हैं, उस पर बेस करीबन 10 और 3 13 सवाल किए, गिनती के 13 नहीं, फर्स्ट पार्ट में देखेंगे तो 15-16 टर्म टॉपिक अलग अलग थे, ठीक है। तो करीबन आप जो भी सवाल किए 12-15 सवाल तो आज हम लोगों ने कर लिया है, ठीक है। इसको रिवाइज करेंगे और बेसिक मैथमेटिक्स और नंबर सिस्टम की शीट आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। तो वो करके रखें, तो अगला डिस्कशन AP जैसे फिनिश होगा एक टर्न के बाद अगले टर्न पे, तो उसका डिस्कशन मैं अपलोड कर दूंगा, है ना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, घर पे रहें और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके रखें, घर वालों का भी ख्याल रखें।